हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। आज के वीडियो में एलयूटेरिया का बिहार दरोगा का जो वॉल्यूम 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है, इसको कवर करेंगे। इसके लिए स्पेशल थैंक्स परवीन सर को और एलयूटेरिया की पूरी टीम को, जो आपकी सफलता के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को लेकर आते हैं, आपकी सफलता को एक नया आयाम देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला टेस्ट सेट 1 पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में सबसे अधिक है। अगर कोयला उत्पादन से संबंधित स्थान की बात की जाए तो कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि सिंगरौली है, ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद झड़िया जो झारखंड का है, झड़िया झारखंड का। उसके बाद एक पेच कान्हान घाटी है, मध्य प्रदेश का ही, क्या नाम है, पेंच कन्हान घाटी, ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, कोयला का इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। अगला है रानीगंज, रानीगंज ये पड़ता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। और एक है सिगरेनी, इस सिगरेनी एकमात्र क्षेत्र जहाँ सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है, अभी वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है, जो आंध्र प्रदेश का कभी हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ओडिशा। ठीक है, देश का संचयी कुल अनुमानित कोयला भंडार की बात की जाए तो 3,61,411.46 मिलियन टन इसका लगभग कुल अनुमानित संचय है भारत में, जिसमें से 88,104 मिलियन टन के साथ कोयला भंडार में ओडिशा सबसे ऊपर है। ओडिशा सबसे अधिक कोयला का यहाँ पर भंडार पाया गया है। और एंथ्रेसाइट जो है कोयला उत्पादन का भारत में मात्र जम्मू कश्मीर में होता है। एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट कोयला है, ये कहाँ पर होता है? खास करके जम्मू कश्मीर में ही केवल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी थे मैंने आपको बताया, एग्जाम में इतना से अधिक नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय सेना के द्वारा किया गया। इसमें अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से यह एक ऑनलाइन शिक्षक मंच है। कौन सा? एकलव्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर जो अलियावेट, खदियावेट, ठीक है, ये दोनों पाए जाते हैं। और वेलिंगटन जो द्वीप जो है ये कोच्चि शहर का भाग है। कौन सा? कोच्चि शहर का। ठीक है, तो दो हो गए ना, तो एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? अलियावेट और खदियावेट जो है ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास SDG भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? सही जवाब हो जाएगा 67। ठीक है, जो शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य कौन रहा था इसमें केरल सबसे टॉप पर रहा था और बिहार जो है सबसे निचले स्थान पर रहा था, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई? यह महाराष्ट्र में शुरुआत की गई है, जिसमें 12वीं पास वालों को 6,000, 12th जो पास हैं उसको 6,000, और जो बच्चे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, इनको 8,000 रुपया, और ग्रेजुएट वाले को 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा लाडला भाई योजना के तहत महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब है चौथा स्थान है। ठीक है, और सबसे टॉप पर कौन सा है? तो अमेरिका सबसे टॉप पर है, फर्स्ट रैंक इसका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टोटल 4 खिलाड़ियों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन से हैं? मनु भाकर, ये क्या है? शूटिंग से संबंधित है, जो शूट करते हैं। दूसरे खिलाड़ी है हरमनप्रीत सिंह, ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ये शूटिंग से, शॉर्ट नेम लिख देते हैं एस शूटिंग। और अगले खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स हैं, PA पैरा एथलेटिक्स है। उसके बाद डी गुकेश,
ये कौन से हैं? ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, एस। ठीक है, तो मनु भाकर, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार और डी गुकेश, ये 4 प्लेयर हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? सही जवाब हो जाएगा समुद्र प्रताप। ठीक है, 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया। कहां पर? गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह है दिनेश माहेश्वरी जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? सही जवाब हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जो ओडिशा में है। कहाँ पर है ये? ओडिशा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, और अगर जो यहाँ पर बात किया जाए और भी टाइगर रिजर्व जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है। ठीक है, जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। कान्हा मध्य प्रदेश में, और ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? इसको आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? सही जवाब हो जाएगा 25.17% भाग में। यह ISFR 2023 के रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा दिया गया है। ठीक है, 2023 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए भिन्न का आरोही क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर देख लीजिए 11/13, ये तो नहीं हो जाएगा। इसमें भी अंतराल कितने का? 2 का, ये भी नहीं होगा। 3 का, इधर 2 का, ये भी नहीं होगा। इधर 3 का अंतराल है ना, तो हो जाएगा 0.842, यही हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 16/19, 11/13 और 19/21। ठीक है, अक्सर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, इसमें से इसको घटाइए कितना आता है, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको, और सबसे ज़्यादा अंतराल इसका आ रहा, तो यही सबसे बड़ा होगा, उसके बाद सब छोटे क्रम में आते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया? सही जवाब हो जाएगा भारत के चुनाव आयोग द्वारा यह आयकर रिटर्न भरना जरूरी बना दिया गया है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग का संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए तो यह जो संविधान के भाग 15 का हिस्सा है और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका जो निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां बताई गई है। 325 की बात की जाए तो आर्टिकल 325 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। आर्टिकल 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकारी पर आधारित होंगे। आर्टिकल 327 के अकॉर्डिंग विधानमंडल के चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी, विधानमंडल के चुनाव में भी। ठीक, 329 आर्टिकल ये कहता है कि निर्वाचन के मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? सही जवाब हो जाएगा यह अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। जो माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका में ही, और एटलस जो है ये भी अफ्रीका में ही है। एटलस और माउंट किलिमंजारो, ये सभी चीज़ें ना खास करके बिहार एसएससी बीपीएससी में अधिकतर पूछे जाते हैं। एटलस के बारे में, माउंट किलिमंजारो, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इन सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया था? ये बहुत चर्चा में रहा था। ये चिनाब नदी पर बना है। ठीक है, और भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया था और अगला कदम उठाते हुए भारत ने चिनाब पर जो पानी रोकने का बांध बनाया गया, बगलिहार बांध के नाम से जाना जाता है, और झेलम नदी के पूरब में किशनगंगा बांध को भी लेकर इस तरह के कदम उठाए जाने की योजना बना रहा है भारत। और भारत सरकार ने पहले ही सिंधु जल समझौता से खुद को अलग कर लिया था और इस समझौते को सस्पेंड करने का फैसला भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद ले लिया गया था। हाल ही में एक चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद ये बगलिहार डैम को बंद किया गया था भारत सरकार के द्वारा। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? सही जवाब हो जाएगा योग गुरु थे। ठीक है, उनका जन्म जो हुआ था 8 अगस्त
1986 ईस्वी को बांग्लादेश के सिलेट जिला में हुआ था। उसमें भारत का ये हिस्सा हुआ करता था और 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से उनको सम्मानित किया था। कब? तो पद्म पुरस्कार इनको मिला था 2022 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? यह कर्नाटक का भाग है। इसका निर्माण जो है 10वीं से 12वीं सदी के बीच चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ था। कल्याण चालुक्य जो थे, ठीक है, उनके शासनकाल में हुआ था। इसका महत्व था कि चालुक्य युग की स्थापत्य तकनीक और उनकी सांस्कृतिक उत्कर्ष का एक उदाहरण पेश करना, इसीलिए यह स्मारक बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इनका नाम है संजय जायसवाल, ठीक है, जो 2025-26 तक ये रहेंगे अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? यह नगर परिषद कहलाता है। वन लाइनर क्वेश्चन है सारे। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। तो उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, ये भी गलत है। उससे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, हाँ, मनोनयन नहीं किया जाएगा, नियुक्त किया जाता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसका मनोनयन केंद्र द्वारा तो नहीं, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये भी गलत कथन हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर दिया गया निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर कूट की सहायता से सत्य कथन को चुनना है। यहाँ पर देख लीजिए, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, तो सत्य कथन है, बिल्कुल सही है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत, सामने से ही दिख रहा है। तो कौन सा कथन हो गया? पहला ही कथन सही हुआ, केवल एक कथन सही हुआ। संसद में ना जो आर्टिकल 79 है जिसमें संसद के गठन से संबंधित है, तो 79 आर्टिकल से लेकर के आर्टिकल 85 तक इससे संबंधित है, ये सारे संसद के संबंध से, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर मैं बताऊं तो पूरा टेस्ट लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बता दूं। आर्टिकल 79 संसद के गठन से, 80 राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, 82 में बात की जाए तो जनगणना के बाद पुनः समायोजन की बात कही गई है। 83 जो आर्टिकल है संसद के सदन की अवधि को बताता है। आर्टिकल 84 की बात कही जाए तो संसद की सदस्यता की अर्हता क्या हो सकती है, जैसे कि कितने साल की आयु होना चाहिए आपको एमपी के चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 85 जो है यह संसद के सत्र या सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। तो ये थे मोटा मोटी तथ्य और इसको आप लोग डिटेल्स में जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्गों के आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर यह मामला आया था, इंदिरा साहनी और भारत सरकार के बनाम, ठीक है। न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो यह सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है, ठीक है। और परमादेश यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा होता है, इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा हो, तो ऐसे मामले में यह रिट जारी किया जाता है। आर्टिकल 32 जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। कौन सा? परमादेश रिट, ठीक है। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट यह रिट जारी करेगा। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब है विकल्प बी, अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। इसी में एक आर्टिकल जोड़ा गया था 21 क्लॉज ए, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य डैश है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी, विकल्प ए हो जाएगा जनता के द्वारा चुने जाते हैं। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दो कथन दिए गए, यहाँ पर कूट दिया गया, कूट की सहायता से यहाँ पर आंसर सही चूज कर रहा है, सही गलत जो भी हो। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, क्या होगा? सही है गलत है? बिल्कुल सही है, ठीक। धन विधेयक आर्टिकल 1110। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, बिल्कुल गलत है। मंत्रिपरिषद जो होता है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो, राज्यसभा संसद के प्रति, ठीक है। तो ये जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका? ये राज्यसभा है ना। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं।
सही बात है, सिर्फ लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति। सही है, ये भी कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपने पास ये मंत्रालय भी रखा था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा विकल्प में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, पहला डाटा इधर, दूसरा डाटा इधर है। पहले डाटे में राजनीतिक पार्टी है, दूसरे में उसके संस्थापक के को मिलान करना है। भारतीय जनसंघ जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और स्वतंत्र पार्टी KM मुंशी। तो ये हो गया 2, 3, 1। चलिए कूट में देख लेते हैं ABC 2, 3, 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कन्हैयालाल जो मनीलाल मुंशी थे, मनीलाल मुंशी इनका नाम था, कन्हैयालाल मुनीलाल मुंशी, 1887 से लेकर के 1971 तक, ठीक है, यह वकील इतिहासकार भी रहे थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कही जाए तो 1901 से लेकर 1953 ईस्वी तक यह अंतरिम सरकार में, इनका जो जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में हुआ था, अंतरिम सरकार में उद्योग और पूर्ति मंत्री भी रहे थे, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 1953 में, ठीक। इनकी 1971 ईस्वी में। भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1956 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? सही जवाब हो जाएगा पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन, यह विकास किसने प्रस्तुत किया था? डार्विन के द्वारा। वेरी इजी। मानव शरीर में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो आप सभी को पता है, डिंबवाहिनी नलिका जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? ये हो जाएंगे कौन कौन से कोशिका? इंसुलिन, इंसुलिन का स्राव करती है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण यह हरा दिखाई पड़ता है। और क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण में शामिल एक महत्वपूर्ण वर्णक होता है, जहाँ पौधे जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है? तो क्या होगा? तो जीव द्रव्य संकुचन होगा, जिसको प्लेमोसिस कहते हैं। क्या चीज? लेमोसिस कहते हैं, ठीक है। क्या चीज? जीव द्रव्य संकुचन, इसी को इंग्लिश में लेमोसिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है। एक तरफ सूची 1, सूची 2 को यहाँ पर दिया गया सही उत्तर चुनना है। कूट का ये कूट है ABCD। चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्लोरोफाइसी होते हैं क्या होते हैं? हरे शैवाल होते हैं, ठीक। रोडोफाइसी लाल शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल, और ब्रायोफाइट ये होते हैं लीवरवर्ट होते हैं, ठीक है, लीवरवर्ट। तो 2, 3, इसके बाद 1 और 4। चलिए ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है? 2, 3, 1 और 4। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। किसी तरंग के 2 उत्तरंग श्रृंग अथवा 2 उत्तरोध गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेरी इजी, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, ठीक है। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इनको संतृप्त विलयन कहा जाता है। 2 परमाणुओं को समस्थानिक, जिसको आइसोटोप कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? स्थिति क्या रहेगी? दिया गया है, यदि, उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। इन 4 ऑप्शन से आपको हो जाएगा। यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान जो होगा भिन्न होगा तो ये स्थिति बनेगी, ठीक है। और एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न होती है तो यह समस्थानिक कहलाते हैं, यानी आइसोटोप कहलाते हैं, ठीक है। इसमें किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक एक शुद्ध पदार्थ होता है, एकदम प्योर पदार्थ होता है, और समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होंगे, भौतिक गुण अलग होंगे, ठीक है। क्या हो गया? रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण क्या होगा? ये डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? ये हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः क्या होगा? तो ये बढ़ते जाता है, बढ़ता है। विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है।
और धातु का घनत्व जो होता है, हालांकि घनत्व में वृद्धि की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है, लेकिन पोटेशियम एक अपवाद है जिसका घनत्व सोडियम से कम है। ठीक है, पोटेशियम का जो घनत्व है सोडियम से कम है। ठीक है, यह अपवाद की स्थिति है पोटेशियम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दबाव उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? यह नियम हो जाएगा गेलुसेक का नियम। ठीक है, ये सब क्लास 10th में पढ़े होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है? तो वेरी इजी आंसर, ये होता है बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है, यह समझाने में सहायक करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। बैरोमीटर को क्या कहते हैं या क्या किया जाता है? तो यह हो जाएगा वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सही है। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात नहीं। और यहाँ पर और है क्या है, द्रवों का घनत्व ज्ञात करने हेतु, ये भी नहीं है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु, ये सही है। तो बैरोमीटर का ये दोनों सही हो जाएगा, 1 और 4। ऑप्शन 1 और 4 कौन सा विकल्प होगा? ये कूट हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? ये हो जाएगी अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, ये सभी हो जाएंगे। तीनों हो गए तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? ये भी बढ़ने का काम करेगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो होता है ना, प्रतिरोध लंबाई का सीधा अनुपातिक है और यह क्षेत्र का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या प्रतिरोध जो है क्षेत्र का व्युत्क्रमानुपाती होता है? ठीक है, ठीक। अरे भाई, क्षेत्र का होता है ना, एरिया का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का हिमांक बिंदु डैश है? तो ये हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलालुआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जो हवाई द्वीप पर है। ठीक है, जो ज्वालामुखी छिद्र होता है और ज्वालामुखी क्रेटर होता है, वहीं से ज्वालामुखी निकलता है। तो इसको ज्वालामुखी जो किस में विभाजित होता है? ज्वालामुखी शंकु बनता है, उसके अंदर एक ज्वालामुखी पाइप होता है, जब वो निकलता है तो क्रेटर से और उसका एक लंबा सा छेद होता है। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में आप लोग अगर जानते होंगे तो ये विशेष चीज़ है, इसको जानने का चीज़ है। इसमें 3 पार्ट में इसको बांटा जाता है। इसको आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, नहीं तो आप लोग एक बार गूगल जरूर कर लीजिए। अभी 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? सही जवाब है आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब? 1934 में। और ऐसे डांगे और पीसी जोशी दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित थे और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा? एससी बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? सही जवाब है सन्यासी विद्रोह। कब हुआ था? 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था सन्यासी विद्रोह, और बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। यह हिंदू सन्यासी जो थे, साधु थे और फकीर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चलाया गया था। आनंद मठ में इसका वर्णन किया गया सन्यासी विद्रोह का, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स ने इसका दमन कर दिया था। ठीक है, नील विद्रोह कब से कब तक हुआ था? इसका भी डाटा जान लेते हैं। 1859-60 ईस्वी में चलाया गया था बंगाल में। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें नील बागान मालिक के अत्याचार का खुलासा दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया था। ठीक है, ये फैक्ट्स आप सब सुनिए और लिखते जाइएगा। ठीक है, पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76 के बीच हुआ था, और पूर्वी बंगाल का हिस्सा जो यूसुफ शाही परगना में हुआ था, और यह आंदोलन जमींदार के शोषण के खिलाफ किसानों द्वारा किया गया था। यह उलगुलान विद्रोह जो हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर जो झारखंड में हुआ करता था, झारखंड अभी का पार्ट है, उस समय बिहार में हुआ करता था। मुंडा जनजाति की जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी, खूंट कट्टी व्यवस्था, जिसको मुंडारी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन करने के कारण इस विद्रोह की शुरुआत किया गया था। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 से मिलान करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से विकल्प चुनिए। चलिए
मिलान करना है इसको। सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए, इंडियन मिरर इससे संबंधित देवेंद्र नाथ टैगोर। युगांतर के लेखक ये हो जाएंगे बारेंद्र कुमार घोष, ठीक। और नेटिव ओपिनियन वी.एन. मंडलिक। क्या हो गया, चलिए 3 हो गया, 2 4 और 1, 3 2 4 और 1। देखिए 3 2 4 और 1 कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया, सही जवाब हो जाएगा तुगलक वंश के बाद लोधी वंश आया था। ये सैयद या खिलजी मामूलक कौन सा आया था, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, तो ये आया था सैयद वंश। तुगलक के बाद सैयद वंश जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश था सैयद का, ठीक है। संस्थापक इसका कौन था, खिज्र खान, खिज्र खान, ठीक है, इसका संस्थापक था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी खिज्र खान की, 20 मई 1421 की। आप सोचोगे कि जन्म क्यों नहीं बताया, मृत्यु क्यों बताया हो, तो जन्म का इसका डेट पता नहीं, मृत्यु हुआ था 20 मई 1421 को। और ये प्रश्न जो है बिहार दरोगा में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, सही जवाब हो जाएगा गांधी। इनमें से सभी नाना साहेब, मौलवी अब्दुल्ला और बेगम हजरत महल, ये सभी भाग लिए थे। नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था, कहाँ से, कानपुर से नाना साहब। बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व किया था इन्होंने, लखनऊ से। और मौलवी अहमदुल्ला जो है ये फैजाबाद से नेतृत्व किए थे, कहाँ से, फैजाबाद से। ये सभी सही जवाब हो जाएगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नांकित पंक्तियां लिखी। ये पूरा लाइन है, पढ़िए। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला, मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ, ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। ये किनका कथन हो सकता है, भली भांति जानते हैं, ये गांधी जी का कथन है। और गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में ये लिखा था, कौन सा पत्र, यंग इंडिया, इसमें इन्होंने ये लाइनें लिखी थी। इसके माध्यम से लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री जो मांग थी, 11 सूत्री मांग रखी थी, जिस पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। जिसके बाद फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती के कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी जिसके नेतृत्व करता थे, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय लिया था गांधी जी ने, जब अंग्रेज नहीं माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद किसका समर्थक था, तो नाजीवाद जो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, थॉमस मोर इसके लेखक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुजरात के माही नदी के तट के किनारे बसा, ये गलत कथन है क्योंकि ये लोथल जो है साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी के एक सहायक नदी जो भोगवा नदी है, भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है लोथल। और यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, व्यापारिक केंद्र था, जहां एक भंडार गृह भी था। और इस भंडार गृह में कई मोहर और मुद्रांकन भी मिला, यहाँ पर इमारत भी मिली, मनके बनाने का काम हुआ करता था। और लोथल का निचला शहर जो है मनके बनाने के लिए कार्यशालाएँ वहाँ पर पाई गई। तो इसमें ना जो लोथल नगर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो अभी आपको मैं बता दूँ कि हिस्ट्री का स्पेशल क्लास चल रहा है 3-4 एग्जाम को लेकर के, जिसमें पूरे फैक्चुअल डाटा को उसमें संदर्भित करके वो क्लासें चल रही है अभी। ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास हो चुका है, आप लोग जाइए इसी यूट्यूब चैनल पर देखिए जा करके, बहुत ही बेहतरीन क्लास है, ठीक है, सारे एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली एक समन्वय है, किस चीज़ का समन्वय हो सकता है गांधार कला, तो ये जो गांधार कला है ये है भारतीय और यूनानी कला का समन्वय है, भारतीय और यूनानी कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये जो है ना फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, ये कथन गलत है, तो ये राइट आंसर हो गया, गलत कथन यही है, ठीक है। जो हर्ष के शासनकाल में एक बौद्ध चीनी वेनसांग भारत आया था, ठीक है, क्या नाम था उसका, वेनसांग आया था भारत, ठीक है। और उसने अपनी एक यात्रा विवरण लिखा था, उसका नाम था सी यू की,
एंशियंट हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा है देखिए उसमें सारे फैक्ट्स बताए गए हैं। और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज बना लिया था और लंबे समय तक अभियान किया था हर्ष ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? यह मलयालम भाषा था। विकल्प बी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा, चलिए इसको कथन देखते हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही है। पहला प्रवचन सत्य कथन पूछा जा रहा है ना, सत्य कथन इसमें से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान का पहला प्रवचन जो है वाराणसी के सारनाथ में दिया था और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा था उन्होंने। ठीक है, उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। उनके उपदेश जो है ना दुख की समस्या और उनसे मुक्ति के मार्ग पर आधारित था। ये ना गलत कथन दिया गया है। उन्होंने दुख को निवृत्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया, तो अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी थी, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन भी, अष्टांगिक मार्ग क्या कहते हैं? तो ये थे 8 चीज। सम्यक, चलिए सम्यक हो गया, इसमें जोड़ते जाइए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, उसके बाद सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, ठीक है, और सम्यक समाधि। ये 8 जो चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता था बौद्ध धर्म में, और बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को जानना ज्ञान बताया। ठीक है, तो ये कथन कौन कौन से? पहला और तीसरा कथन सही हो गया, केवल 1 और 3। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? ये हो जाएगा पुदुचेरी का। ठीक है, पुदुचेरी का सबसे ज़्यादा है, 1037 महिलाएं 1000 पुरुष में से, मतलब लड़कियों की संख्या अधिक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसको युद्ध अभ्यास 2024 का नाम दिया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? यह हुआ था राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में हुआ था और 20वां संस्करण हुआ था 9 से 22 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 30 to 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में। ठीक है, असत्य कथनों पर विचार कीजिए जो कथन गलत हैं। तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है। इसका जो प्रणाली है ना सिंधु नदी तंत्र में, मुख्य रूप से इसमें कौन कौन सी नदियाँ? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियाँ इसमें शामिल होती है। और व्यास नदी सतलज में मिलती है और फिर सतलज और चिनाब जो है मिलकर पंचनद बनाती है, इसको पंचनद या पंजनद भी कहते हैं। और संयुक्त धारा लगभग 44 मील तक यह गुजरती है, जो मीथन कोड में सिंधु नदी में मिल जाती है। ये ना ये सभी कथन जो है गलत है। ठीक है, सभी असत्य, सारे के सारे कथन गलत हैं, ये जितने हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 2025 में इसके शुभंकर गज सिंह है, उसका नाम है गज सिंह। ठीक है, 7वां संस्करण पाटलिपुत्र में आरंभ हुआ था। ठीक, और 4 से 15 मई तक ये चला था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। ये कौन सा सागर किस नदी पर है, इसको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। ओंकारेश्वर बांध जो है नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो इसका मिलान कीजिए, हो जाएगा ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी। ठीक है, कृष्णा नदी पर कौन सा हो जाएगा? नागार्जुन बांध। और कावेरी मेट्टूर बांध क्या हो जाएगा? 4 2 1 और 3। 4 2 1 एंड 3 हो गया, ये हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, 4 2 1 एंड 3 ये राइट आंसर हो गया इसका। चलिए, मैग्नीशियम 2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? वेरी इज आंसर 2 8। ठीक है, 2 एंड 8। मैग्नीशियम 2+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 12 - 2
10 होता है। और आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 8। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होती है मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन में, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और परमाणु संख्या भी इसका 12 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है, ये हो जाएगा मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम वर्तमान में भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें 200 से अधिक छोटे बंदरगाह भी भारत में है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो ये मुंबई है। और कृत्रिम बंदरगाह की बात की जाए तो ये हो गया चेन्नई हो गया। गहरा बंदरगाह हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। और सागरमाला परियोजना बंदरगाह से संबंधित है। ठीक है, ये सागरमाला परियोजना की बात की जाए तो ये बंदरगाह से संबंधित है, ये सागरमाला परियोजना। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं हो, तो ये हो जाएगा वासी केरल। ठीक है, वासी जो है ये लक्षद्वीप की जनजाति है। ठीक, लक्षद्वीप की जनजाति है, केरल की नहीं है। चलिए, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा था तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है ब्राज़ील में। ठीक, और इसकी 3 किस्में पाई जाती है, जिसको कोफिया अरेबिका, कोफिया रोबेस्टा, कोफिया अरेबिका। ठीक है, कोफिया रोबेस्टा, कोफिया जोड़ लीजिएगा आप लोग सबके आगे, और कोफिया लाइबेटिका, ये इम्पोर्टेंट है, इसके किस्म हैं ब्राज़ील में कॉफ़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, 13वीं फसल से संबंधित है। ताल की मिट्टी बिहार के गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में यह मिलती है। चलिए, असंगत जोड़ों को पहचानिए, ये हो जाएगा वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण में। यह संगत है, ठीक है, क्योंकि यह पूर्वी नहीं पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, और ये सारे सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून या विक्षोभ से है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है यह, ऑप्शन सी। ठीक, और उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम है। ये हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में, जो 1992 में हुआ था, रियो 1992 में हुआ था। इसको पृथ्वी सम्मेलन या रियोल सम्मेलन के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कमी को संबंधित करता है। इसको क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। किसमें, क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल कब, 1997 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देखते हैं। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। उपर्युक्त में दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को निरूपित करता है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति बाजार की शक्तियाँ इसी पर डिपेंड करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इस अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु जो होते हैं विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी क्रय क्षमता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गया किससे संबंधित है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया। कौन सा स्वरूप, समाजवादी स्वरूप। कौन सा अर्थ ये था, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक ये चला था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। कब, तो बाहरी ऋण का उच्च स्तर के लिए 1991 में जो विदेशों से भारत ने ऋण लिया था, इसमें संकट का सामना करना पड़ा था। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोल जैसी वस्तुएं, जो आवश्यक वस्तुएं थी, आयात के लिए सामान्य रूप में रखा गया, और विदेशी मुद्रा रिजर्व जो था 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात के भुगतान योग भी नहीं बचा था भारत के पास। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था उस समय। तो ये हो जाएगा विकल्प बी, बाहरी ऋण का उच्च स्तर। ठीक है, इसी समय वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने यह इस संकट से बाहर निकाला था। उनके इस योगदान को भूला नहीं जा सकता है। ठीक है,
बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? सही जवाब हो जाएगा जेबी से ने। ठीक, और बाजार का नियम भी इन्होंने दिया था, और जेएम किंग्स ने रोजगार का सिद्धांत दिया था। इन्होंने रोजगार का सिद्धांत दिया था, रोजगार सिद्धांत जेएम किंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो ये प्राइमरी सेक्टर का विषय है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर और मिडिवल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर जिसको कहते हैं, माध्यमिक सेक्टर यानी द्वितीय सेक्टर जिसको द्वितीय क्षेत्र है, और तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है, लगभग उम्मीद है। रेपो रेट क्या है? तो आप लोग बताइए। वह दर होता है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है, और रेपो दर वह दर होता है जब किसी देश का केंद्रीय बैंक, और भारत का बात किया जाए तो भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक। तो वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक किसी भी तरह की अल्पता की स्थिति में वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है, तो रेपो दर का उपयोग करके मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए यह काम करता है। तो यह वह दर होता है जिस पर आरबीआई धन की कमी को पूर्ति करने के लिए वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है। ठीक है, उसको रेपो दर कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 29 मई को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस मनाने की घोषणा की थी दिसंबर 2002 में। ठीक है, और उस समय भविष्य के लिए उपयुक्त साथ मिलकर बेहतर निर्माण करना इसका थीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ए के संगठनों को ग्रुप बी के उसके मुख्यालय से मिलाएं। सही जवाब हो जाएगा इसका। मिलान करते हैं पहले ग्रुप ए को। चलिए, पहला हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कहाँ है? हैंग में। उसके बाद हो गया खाद्य श्री कृषि संगठन रोम, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, और विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। तो हो गया कौन सा? एक का सी, फिर ए, फिर डी और बी। सी, ए, डी और बी। चलिए कूट की तरफ बढ़ते हैं, याद रखिएगा सी, ए, डी और बी। ठीक है, इसको याद रखना आपको, इन चीज़ों को याद रखिए, सी, ए, डी और बी। चलिए इसको मैं ये कर लेता हूँ, इसको आगे बढ़ा लेंगे। आप लोग को इसे ध्यान रहेगा, सी, ए, डी और बी। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा सही, आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा, अरे भाई पहला ही ऑप्शन सही हो गया, सी, ए, डी और बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिमल पटेल। ओके, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था, और 106वां संशोधन किया गया था। इसके तहत महिला आरक्षण विधेयक 2023 नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है जिसको, और 19 सितंबर 2023 को संसद के विशेष सत्र में एक भाग हुआ था जिसमें नए भवन का प्रथम सदन शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 19 सितंबर 2023 में इसमें कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? तो यह हो जाएगा लिब्रेविले। कौन सा? लिब्रेविले, राइट आंसर हो गया। ठीक, और यहाँ पर बंजुल जो है गाम्बिया की राजधानी है। कहाँ की? गाम्बिया। गाम्बिया की राजधानी बंजुल है। ठीक, और ब्राज़ाविले कांगो की राजधानी है। कहाँ की? कांगो। लिब्रेविले गैबोन की, अभी यहाँ पर देखें यही क्वेश्चन पूछा भी गया था, गैबोन की राजधानी लिब्रेविले। और मोरोनी ये कोमोरस की राजधानी है, कोमोरस की राजधानी मोरोनी। ठीक है, देश और राजधानी याद कर लीजिए, ये सब आपके कंठस्थ होना चाहिए, एक एग्जाम में हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? सही जवाब है 1916 ईस्वी में, 1 जुलाई 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? 1989 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सांसद विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? इजराइल। ठीक है, इसका नेसेट है, इजराइल की विधायिका है, इसको नेसेट कहा जाता है। चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, NPC नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली, ग्रैंड
नेशनल है ये, ठीक है। असेंबली कहा जाता है तुर्की का। जापान का डायट या डायट, ये विधायिका का नाम है किसी भी देश के संसद का, ठीक है। भारत की विधायिका का नाम संसद यानी पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 2 हिंदी के प्रश्न और 2 अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा घृणा, पर्यायवाची नहीं होगा घृणा, ठीक। प्रणय, प्रीति, अनुराग ये सभी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, ये हो जाएगा मितभाषी। कम बोलने वाला, अधिक बोलने वाला अतिभाषी, ठीक। और जो मीठा बोलता है उसका मृदुभाषी। कम बोलता है मितभाषी या लघुभाषी। भरपेट किस समास का उदाहरण है। भरपेट किसका होगा, तो ये होगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण। अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद फर्स्ट पद अव्यय हो और समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ हो। किसकी तरह, क्रिया विशेषण की तरह पूरा पद यूज़ किया गया हो, तो अव्ययी भाव समास होगा। आपको ना आपकी हेल्प के लिए एक बात बता दूं कि अभी बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो हिंदी और अंग्रेजी से पहला जो पेपर एडीओ में पूछा जाता है उसमें सिर्फ और हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न उसमें करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग ना उसका फ़ायदा उठाइए। बिहार दरोगा के लिए 10 सेट उसमें करवाया गया है, अभी 10 सेट को कर लीजिए, इससे अधिक तो बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। वो 10 सेट इस तरह से किया गया है कि हिंदी के सारे टॉपिक भी क्लियर हो गए हैं, अंग्रेजी के सारे टॉपिक भी उसमें क्लियर करवा दिए गए। तो 10 टेस्ट कर लेना, अगर एडीओ की तैयारी कर रहे हो आप लोग तो उसमें भी कामयाब हो जाएगा, और बिहार दरोगा के लिए भी वो बेहतर हो जाएगा आपके लिए। चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। कैथरीन सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर, वेरी इजी, हैड नेवर बीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड आईडी कार्ड का नाम क्या है, ये हो जाएगा अपार आईडी, अक्सर अभी बनवाया जाता है। रामू के पास 200 खिलौने थे, उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और 1 दहाई खिलौने करण को दे दिया। वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बच गए। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 हो गया, ठीक। और ममता को दिया था 200 का 20% निकाल लीजिए, ये कितना हो गया, 40। करण को कितना दिया गया, 200 का 10% हो जाएगा 20, और तब रामू के पास क्या बचेगा, तो ये 200 माइनस, यहाँ पर माइनस कर लीजिए, -20 प्लस यहाँ पर 40, और करण को भी 200 का 10% कितना हो गया 20, 40 प्लस 20 कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 40 40 80 80, 200 में से 80 गया 120 खिलौने बच जाएंगे रामू के पास। किसके पास, रामू के पास 120 खिलौने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 3x दिनों में कर सकता है, दोनों को एक साथ पूरा करने में 12 दिन का समय लगता है, तो x का मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान निकालिए, ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करेगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी मिलकर काम करेगा, तो एक दिन का काम क्या होगा, 1/x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 12 दिन में ना, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3x 3 + 1 1/12, ये हो जाएगा 4 × 12 4 × 4 क्या हो गया 16 दिन में काम करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर जो वट के स्थान पर लुप्त पद ज्ञात करने को कहा जा रहा है, तो 5 दूनी 10 + 1 11, ठीक है, इसी तरह बनाया गया। उसके बाद 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 25, यहाँ पर 1 यहाँ 2 बढ़ा, ठीक। इसी तरह 55 दूनी 110 + 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
11 दूनी 22 3 25 25। दो संख्याओं के एलसीएम लघुत्तम समावर्तन एचसीएफ महत्तम समावर्तक का योग और अंतर क्रमशः 592 और 518 है। यदि संख्याओं का एक 296 है तो इसकी संख्या क्या होगी। चलिए इसको थोड़ा लॉन्ग सॉल्व होगा, यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, स्पेस बनाना पड़ेगा। चलिए यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम प्लस एचसीएफ, इतना कम स्पेस पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इस नए पेज पे सॉल्व करते हैं। जो प्रश्न दिया गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेते हैं। एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 592 था, ठीक है। इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना था 518, दूसरा इक्वेशन इसको मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको करने के बाद 2 LCM इज इक्वल टू 110, तो LCM इज इक्वल टू, जहाँ तक शॉर्ट हो सकता है शॉर्ट करूँ, कितना हो जाएगा 555, 1110 है ना, दोनों जोड़ के 1110 होगा, 555 हो गया। तो HCF निकालने के बाद इसका कितना आ जाएगा 37, ओके। जो पहली संख्या है 37x होगा, तो दूसरी संख्या 37y मान लेते हैं। ये पहला संख्या है, ठीक, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ओके। तो ये हो जाएगा 37x प्लस 37y इज इक्वल टू 296, ठीक। x प्लस y इज इक्वल टू 8, ठीक। इसको काटने के बाद 8 आ जाएगा। तो 8 को अगर जो तोड़े तो क्या हो जाएगा 1 + 7, और 8 को दूसरा बार तोड़ सकते हैं एक और विधि से 3 + 5। अगर ये दोनों युग्म बनाया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, एक तो 1 और 7 का, दूसरा होगा 3 और 5 का, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं 37x इज इक्वल टू 37 × 1 37 हो गया, और 37y का मान निकालते हैं तो 37 × 7 एक साथ का है ना, ये हो जाएगा 259। इस युग्म के अनुसार ये होगा। उसके बाद है 37x को मानते हैं इस भिन्न के अनुसार 37 × 3, उसके बाद 37y को मानते हैं 37 × 5, ये आ जाएगा कितना 111, और ये आ जाएगा 185। तो अभिष्ट संख्या कौन सा होगा 111 और 185 जो होगा अभिष्ट संख्या होगा इसका, ठीक है। चलिए प्रश्न पर चलें। अब यहाँ पर प्रश्न के तरफ चलते हैं। चलिए ये हमारा प्रश्न रहा, ठीक है। 111 और 185 राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। राम किसके फोटो की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो एक फोटो की ओर संकेत करता है, उसकी माता की एकमात्र संतान है। चलिए बनाते हैं, राम है ये, ठीक। ये कहता है एक फोटो की ओर, राम स्वयं है, ये फोटो मान लीजिए, इसको फोटो मानते हैं, ये कोई फोटो है यहाँ पर, ठीक। इसकी ओर संकेत करता है, और ये जो है इसकी एकमात्र संतान है। तो ये इसका क्या होगा, ये तो इसका फादर हो जाएगा। संतान तो फादर या मदर का ही होगा ना, ये माता हो जाएगी। एकमात्र संतान है, या तो पिता का और माता को बात बराबर, तो किसकी ओर संकेत कर सकता है, एक तरफ पिताजी एक तरफ माता, तो संतान तो स्वयं ही है राम, तो ये स्वयं हो जाएगा, सेल्फ, खुद राम ही है। ये फोटो जो है राम को ही संकेत करता है, ठीक है। चलिए इस सभी प्रश्न को हम लोगों ने कवर कर लिया। मिलेंगे अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।